आजाद जर्नलिज्म और जर्नलिज्म की आजादी का एग्जाम्पल ऐसा होता है जब जंग के दौरान भी मीडिया अपनी सरकार, उसके नेता और सरकार की पॉलिसी से डिसएग्रीमेंट यानी असहमति मुल्क के अंदर और देश के बाहर भी साफ तौर से एक्सप्रेस करती है। दोस्तों, इजराइल के सबसे बड़े अखबार हेरेट्स के डायरेक्टर ने लंदन में दुनिया के सामने इजराइल का सच बता दिया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने जबरदस्ती जंग को बढ़ाया है। इजरायली जब फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करते हैं तो फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर उनसे लड़ते हैं और फिर इजराइल उन्हें टेररिस्ट बोलता है, जबकि वो बस अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं। इजरायली सरकार दूसरा नकवा कर रही है, गजा में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। इजरायली सरकार पर कड़े सैंक्शंस लगने चाहिए। खैर दोस्तों, हकीकत यह भी है कि जैसे जैसे वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अमेरिका और ईरान के बीच ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इजराइल यही टकराव चाहता है। दोनों देशों यानी अमेरिका और ईरान के पास पूरे रीजन में अलायंसेस और राइवलरीज का एक्सटेंसिव नेटवर्क है और ईरान अमेरिका का बढ़ता इन्वॉल्वमेंट बैलेंस ऑफ पावर को काफी हद तक बदल सकता है। अगर अमेरिका को ईरान पर इजराइल के हमलों का खुला सपोर्ट करके इस रीजन में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है तो इसकी शुरुआत पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका अपने कई फौजी अड्डों पर अपनी फौज की मौजूदगी बढ़ाकर करेगी। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिलिट्री हार्डवेयर बढ़ोतरी भी अमेरिकी बेसिस पर होगी। अमेरिका इजराइल के लिए अपना सपोर्ट भी बढ़ाएगा, जिसमें खुफिया जानकारी शेयर करना, मिलिट्री एड्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में बढ़ोतरी भी शामिल है। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि अगर अमेरिका और ईरान मौजूदा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो वेस्ट एशिया को संजीदा इनस्टेबिलिटी के दौर का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ईरान पर अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाएगा, जबकि ईरान अमेरिका और उसके एलीट फोर्सेस और उसके इंटरेस्ट के खिलाफ डायरेक्ट और एसिमेट्रिक हमले शुरू करेगा। बंद दरवाजों के पीछे अमेरिका का सपोर्ट करते वक्त इस रीजन के अहम मुल्क अपनी रीजनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए बेहद केयरफुली कदम उठाएंगे। वहीं रूस ईरान और इजराइल के साथ अपने अलायंसेस के बीच फंस गया है। रूस डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से बचते हुए तेहरान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए बेहद टाइट रोप पर चलने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली इस सिनेरियो में सबसे अहम जोखिम मिस कैलकुलेशन करने की पॉसिबिलिटीज हैं, जहां एक भी हमला या गलत कदम एक वाइड रीजनल वॉर की वजह बन सकता है, फिर जिसमें मल्टीपल एक्टर्स शामिल हो जाएंगे। वहीं ईरान और इजराइल दोनों के साथ करीबी रिश्ते के साथ रूस मिडिल ईस्ट में एक यूनिक पोजीशन रखता है। इस रीजन में मॉस्को का मेन इंटरेस्ट सीरिया है, जहां उसने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से सीरियाई सरकार का सपोर्ट किया हुआ है। हालांकि रूस ने ऐतिहासिक तौर से तमाम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ईरान का साइड लिया है, लेकिन उसने इजराइल के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए भी काम किया है, खासकर सीरिया में मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के सिलसिले में। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स के हालात में रूस मुमकिन है कॉशियस न्यूट्रलिटी अपनाएगा। हालांकि मॉस्को यूनाइटेड नेशन और दूसरे इंटरनेशनल फोरम पर ईरान के लिए डिप्लोमेटिक कवर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन रूस के सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। यूक्रेन में चल रही जंग के चलते रूस के मिलिट्री रिसोर्सेज पहले से ही बढ़े हुए हैं, जिससे प्रोजेक्ट पावर देने की उसकी एबिलिटी काफी लिमिटेड हो गई है। इसके अलावा रूस को वेस्ट एशिया को और ज्यादा डिस्टेबलाइज होते देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इससे सीरिया में उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में खतरा पड़ सकता है और रीजन में उसका इन्फ्लुएंस कमजोर पड़ सकता है। मुमकिन है कि मॉस्को अपने रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश करते हुए, पार्टियों के बीच मीडिएट करने के लिए
पर्दे के पीछे से काम करेगा। वहीं बढ़ते अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट के जवाब में ईरान अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर बहुत हेविली रिलाई करता है। साथ ही पूरे वेस्ट एशिया में अपनी एलीट फोर्सेस के मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करेगा। वो सहयोगी जिनमें लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में अंसार अल्लाह और इराक और सीरिया में वेरियस रेजिस्टेंस ग्रुप शामिल हैं, जो ईरान की स्ट्रैटेजी ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर में सेंट्रल रोल निभाएंगे। ईरान ने अमेरिकी फौज और उसके स्ट्रैटेजिक एली इजराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने की अपनी एबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जिससे पता चलता है कि ईरान अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एसेट्स के साथ साथ पूरे रीजन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने में कैपेबल है। इसके अलावा साइबर हमले ईरान की स्ट्रैटेजी का एक सेंट्रल एलिमेंट होंगे, क्योंकि तेहरान ने एडवांस साइबर ऑपरेशंस के जरिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनर्जी फैसिलिटी समेत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने और बढ़ती ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। ग्लोबल तेल शिपमेंट के लिए एक अहम वाटरवे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, जो कि ईरान को एक और की लेवरेज पॉइंट देगा। तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से समुद्री ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने की धमकी दे सकता है। ये वो खतरा है जो तनाव बढ़ने पर और ज्यादा अहम हो जाएगा। इसके अलावा ईरान के सहयोगी अंसार अल्लाह रेड सी और हिजबुल्लाह मेडिटेरियन सी पर कंट्रोल रखते हैं, जिससे उन्हें ईरान पर हमले के हालात में ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करने की बिसात मिलती है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आजाद जर्नलिज्म और जर्नलिज्म की आजादी से अपनी बात शुरू करी थी, तो उसी से जुड़ी एक और अहम बात आप लोग को बता दूं। दरअसल द वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक और अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने अपने अखबार में एक आर्टिकल में लिखा है जो मीडिया से रिलेटेड है। उस आर्टिकल के कुछ खास और दिलचस्प पॉइंट्स मैं आप लोग को बताती हूं। मीडिया पर जेफ बेजोस के आर्टिकल के मुताबिक मीडिया में लोगों का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। सर्वेस के अकॉर्डिंग सबसे नीचे अमेरिकी कांग्रेस की जगह होती थी और उससे ठीक ऊपर मीडिया की जगह थी, लेकिन इस साल के गैलप सर्वे में भरोसे के मामले में मीडिया सबसे नीचे है। बेजोस ने वोटिंग मशीन का एग्जाम्पल दिया है कि उसमें दो बातें जरूर होनी चाहिए। मशीन वोटों की सही गिनती करे और लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि मशीन ठीक से गिनती कर रही है। इसी तरह मीडिया को भी सही होना चाहिए और लोगों को भी यकीन होना चाहिए कि मीडिया अपना काम सही से कर रहा है। किसी अखबार की तरफ से किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को सपोर्ट करने से वोट पर असर नहीं होता है, पर ऐसा करने से यह परसेप्शन जरूर बन जाता है कि अखबार बाइस्ड यानी पक्षपाती है। यह बात नोटेबल है कि बेजोस के इंस्ट्रक्शन पर वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बार किसी उम्मीदवार का सपोर्ट नहीं किया है। बेजोस ने इसे एक सही डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट कदम कहा है। बेजोस ने कहा है कि उन्होंने 11 साल के अपने ओनरशिप में अपने फायदे के लिए कभी अपने अखबार का इस्तेमाल नहीं किया है। वॉशिंगटन पोस्ट समेत सभी अखबारों की क्रेडिबिलिटी घटी है। लोगों का झुकाव पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और दूसरे सोर्सेस की तरफ हो रहा है जो वेरीफाइड नहीं है। यह सिचुएशन न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि देश के लिए भी प्रॉब्लम है। इससे गलत खबरें फैलने और डिवीजन बढ़ने का खतरा है। उन्होंने लिखा है कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स एक सर्टेन एलीट क्लास को ही एड्रेस यानी संबोधित करता है। कई बार तो वो एक दूसरे को ही एड्रेस करते हैं। बेजोस ने आखिरी में कहा है कि वो अखबार को ऐसे नहीं चलने देंगे और इसका भरोसा बहाल करने का रास्ता निकालेंगे। वैसे दोस्तों, इस बार का अमेरिकी इलेक्शन इस बात को लेकर भी काफी अहम है कि ट्रेडिशनल मीडिया को यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव पॉडकास्टरों और जर्नलिस्टों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। लीगेसी मीडिया का भरोसा ऐतिहासिक तौर से सबसे निचले लेवल पर है।
जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि इसी सच को एक्नॉलेज करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि उन्होंने अखबार को किसी उम्मीदवार का सपोर्ट करने से मना क्यों किया। वहीं लॉस एंजलिस टाइम्स ने भी इस बार एंडोर्समेंट नहीं किया है। दुनिया के सबसे पॉपुलर पॉडकास्टर जो रोगन ने कुछ शर्तों के चलते कमला हैरिस का इंटरव्यू करने से मना कर दिया। उन्हें 1 घंटे का ही वक्त दिया गया था और उन्हें इसके लिए कमला हैरिस के यहां जाना पड़ता। रोगन ने उम्मीद जताई है कि चुनाव से पहले कमला हैरिस उनके टेक्सास स्टूडियो में आकर इंटरव्यू देंगी। रोगन ने जो ट्रंप का 3 घंटे का इंटरव्यू 1 हफ्ते पहले किया था, उसे यूट्यूब पर 43 मिलियन व्यूज मिले हैं। क्लिप्स पर भी बहुत व्यूज है। एक्स पर भी यही हाल है। कमला हैरिस ने CNN पर अपना जो इंटरव्यू टाउन हॉल में दिया था, उसे 9 दिन में सब मिलाकर सिर्फ 5 मिलियन से भी कम व्यूज यूट्यूब पर मिले हैं। इस बार दोनों उम्मीदवारों ने तमाम पॉडकास्टरों को इंटरव्यू दिया है। इनमें ट्रंप ने घंटों बात करी है। यही हाल उनके VP कैंडिडेट JD वेंस का भी है। स्पीचेस और इंटरव्यूज वाले सियासी तमाशे में ये जोड़ी कमला हैरिस से बहुत आगे निकल गई है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।